किंडरगार्टन में एक सिंपल दिन था जहां हीरो बनने की कैपेसिटी वाले बच्चे थे। वे खेलते थे, मस्ती करते थे और हमेशा की तरह एक दूसरे से झगड़ते थे। लेकिन ये सब तब जल्दी खत्म हो गया जब एक मॉन्स्टर ने उन पर हमला कर दिया और सभी बच्चे डर के मारे भाग गए, सिवाय एक 4 साल के लड़के के। उसका नाम नो युन्हा है और वो इस स्टोरी का प्रोटैगोनिस्ट है। उसने फियरलेसनेस से मॉन्स्टर को एक एक करके हराया और सभी बच्चों को प्रोटेक्ट किया। इतनी कम उम्र में वो इतना स्ट्रांग कैसे हो गया? दरअसल वो एक रिग्रेसर है और इस तरह वो ऐसा बन गया। स्टोरी एक ऐसे व्यक्ति से शुरू होती है जो इस स्टोरी का प्रोटैगोनिस्ट बनने वाला है। उसके सामने एक मॉन्स्टर है जिसे उसने अभी अभी मार डाला है। वो वर्ल्ड के 8 डार्क डंजन्स में से एक में नो युन्हा है, एक ऐसी जगह जिससे सभी डरते हैं। किसी ने भी इस डंजन को साफ करने की हिम्मत नहीं की है। इस जगह को अबीस कहा जाता है। जैसे ही नो आगे बढ़ता है उसे अपने सामने और मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। वो अपनी स्वॉर्ड चलाता है और एक मॉन्स्टर को काट देता है। लेकिन इससे पहले कि वो सांस ले पाता, एक स्नेक जैसा मॉन्स्टर अचानक उस पर हमला करता है और अपने नुकीले दांतों से उसकी बाह में काट लेता है। नो उसे जल्दी से झटक देता है और उसे जमीन पर पटक देता है। मौका का फायदा उठाते हुए वो तुरंत उसका सिर काट देता है और उसे तुरंत मार देता है। जैसे ही वो सोचता है कि खतरा टल गया है, उसे पास में एक और मॉन्स्टर छिपा हुआ दिखाई देता है। वो उस पर झपटता है और नो तेजी से रिस्पॉन्स करता है, अपनी स्वॉर्ड से उस पर वार करता है। लेकिन मॉन्स्टर उसकी स्वॉर्ड को काट देता है और उसे 2 हिस्सों में तोड़ देता है। अपनी टेल के एक पावरफुल ब्लो से वो नो को पीछे की ओर फेंक देता है। हमले के बावजूद नो हार नहीं मानता। वो जल्दी से एक और स्वॉर्ड निकालता है और मॉन्स्टर पर हमला करता है, उसका गला काट देता है और उसे मार देता है। हाफते हुए वो चारों ओर देखता है और महसूस करता है कि उसके सभी पार्टी मेंबर मारे गए हैं। उनके लाइफलेस बॉडी को देखकर वो खुद से कहता है कि सब मर गए हैं। लेकिन फिर उसे पास में एक स्वॉर्ड पड़ी हुई दिखाई देती है। उसे उठाते हुए वो कहता है कि भले ही उसकी टीम चली गई हो, वो डंजन के बॉस का अकेले सामना करेगा। नो एक मैसिव डोर तक पहुंचता है जो एक बॉस के कमरे के एंट्रेंस गेट पर खड़ा है। जैसे ही वो उसे खोलता है, उसे अंदर पूरी तरह से अंधेरा दिखाई देता है। वो चारों ओर देखता है और खालीपन को समझने की कोशिश करता है और महसूस करता है कि लॉर्ड ऑफ डार्कनेस यहां होना चाहिए। जैसे ही वो ये सोचता है, डंजन का बॉस अपनी आंखें खोलता है। पल भर में नो के पेट में एक छेद हो जाता है और उस इफेक्ट से वो इतनी दूर फेंका जाता है कि वो बॉस के कमरे की सबसे दूर की दीवार से टकरा जाता है। एक्यूट पेन के बावजूद नो हंसने लगता है। उसे एहसास होता है कि ये डंजन उसकी कब्र बन जाएगी। वो खुद से कहता है कि बॉस काफी पावरफुल है। ह्यूमैनिटी के लिए लॉर्ड्स ऑफ डार्कनेस को हराना इंप्रूवमेंट है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह की जगह पे मर जाएगा, लेकिन अजीब बात है, ये इतना बुरा नहीं लगता। वो इस डंजन में किसी और से भी डीप डिसेंट गया है। किसी और ने इतनी दूर आने की हिम्मत नहीं की है। तभी एक आवाज उसका नाम पुकारती है। एक लड़की उससे चिल्लाती है, उसे बताती है कि वो यहां मर नहीं सकता। ये यू जंग है। वो उसके पास दौड़ती है और उसके घावों को ठीक करना शुरू कर देती है। नो उसे शॉक में देखता है और पूछता है कि वो अभी भी कैसे जिंदा है। वो उसे तुरंत चले जाने के लिए कहता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यू जंग नहीं सुनती। इसके बजाय वो उस पर चिल्लाती है, उसे चुप रहने के लिए कहती है और कहती है कि वो उसे किसी भी कीमत पर बचाएगी। जैसे ही वो उसे ठीक करना जारी रखती है, वो खुद से सोचती है कि इतनी गंभीर चोट लगने के बाद भी वो जिंदा है, ये एक मिराकल है। लेकिन फिर वो कहती है कि अगर वो एक मिराकल कर सकती है तो वो उसे बचा पाएगी। नो अब बोल नहीं सकता, लेकिन उसके मन में वो अपने लक को एक्सेप्ट करता है। लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं है। उसने अपनी पूरी लाइफ मॉन्स्टर को हंट करने के लिए डेडिकेट कर दिया और अब ये सब यहीं खत्म होता है। उसे अपने लिए कोई दुख नहीं है, लेकिन उसे अपने साथी की चिंता है। वह उसे इस डेंजरस वर्ल्ड में अकेला छोड़ने वाला है। उसका कभी किसी से गहरा लगाव नहीं रहा, लेकिन उस लड़की का विचार जो अभी अभी एडल्टहुड में कदम रख चुकी है, इस क्रूअल वर्ल्ड में पीछे छूट गई है, उसे चिंता से भर देता है। यू जोंग आंसुओं में चिल्लाती है कि चाहे कुछ भी हो, वो उसे बचाएगी। वो जानती है कि उसकी कई लिमिट्स हैं। वो केवल थोड़े समय के लिए समय को पीछे कर सकती है, लेकिन वो ये इंश्योर करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है कि वो जिंदा रहे। यू जंग अपना मिरेकल करना शुरू कर देती है। हवा में एक गोल्डन लाइट भर जाती है जो ग्लो कर रही है। जैसे ही मिरेकल पूरा होता है, नो पहली बार अपनी आंखें खोलता है। उसके सामने उसे 2 शेप्स दिखाई देते हैं। वो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से केवल बच्चे जैसी आवाजें निकलती हैं। कंफ्यूजन उसके दिमाग में भर जाता है क्योंकि वो सोचता है कि इस जगह पर क्या हो रहा है। नो के पिता उसे देखते हैं और उसे बताते हैं कि वही था जिसने उसे जगाया था। लेकिन अपने पिता को देखने के बजाय नो अपनी मां की उंगली पकड़ने के लिए पहुंचता है। उसकी मां मुस्कुराती है और कहती है कि उसका बच्चा आखिरकार उसका हाथ पकड़ रहा है। नो के पिता थोड़ा जेलसी महसूस करते हुए उसे भी देखने के लिए कहते हैं, लेकिन नो ध्यान नहीं दे रहा है।
उसका दिमाग कन्फ्यूजन से भरा हुआ है। वो ये सोचना शुरू कर देता है कि क्या हो रहा है और सच्चाई का एहसास करता है वह मरा नहीं है, यह आफ्टर लाइफ नहीं है। किसी तरह वो समय में वापस ट्रैवल कर चुका है जब वो सिर्फ 1 साल का बच्चा था। नो जो हो रहा है उस पर विश्वास करने के लिए स्ट्रगल करता है। किसी के लिए इस तरह समय को पीछे करना इम्पॉसिबल होना चाहिए। तब उसे सब कुछ समझ में आता है। अपनी मृत्यु से ठीक पहले यू जंग ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया होगा। उसने एक मिरेकल किया और उसके लिए समय को पीछे कर दिया। उसे एहसास होता है कि यह बिल्कुल भी अमेजिंग नहीं है। यू जंग 12 सॉवरेनिटी वाले लोगों में भी सबसे मजबूत लोगों में से एक थी। अगर कोई ऐसा कुछ कर सकता था तो वो थी। इस बीच नो के पेरेंट्स उसे देख रहे हैं। उसके पिता मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि नो अपनी माँ जैसा दिखता है। उसकी माँ हंसती है और कहती है कि उसकी आंखें बड़ी हैं, बिल्कुल उसके पिता जैसी। नो उन्हें देखता है और सोचता है कि उसने कभी इमेजिनेशन नहीं की थी कि वो अपने पेरेंट्स को फिर से इस तरह देखेगा। अपनी पास्ट लाइफ में उसने उन्हें तब खो दिया था जब वो केवल 6 साल का था। मॉन्स्टर ने उनके घर पर हमला किया और उस पल से उसने उनसे नफरत करना शुरू कर दिया। लेकिन अब उसे दूसरा मौका दिया गया है। इस बार वह अपना फ्यूचर बदल देगा। अपनी मुट्ठियां भींचकर वो चुपचाप खुद से एक वादा करता है। उसके पेरेंट्स उसे मुट्ठी बनाते हुए देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। उसकी माँ अपने पिता से जल्दी से एक कैमरा लाने के लिए कहती है ताकि वे इस पल की तस्वीर ले सकें। नो जमीन पर लेटा हुआ गहरे विचार में है। उसे एहसास होता है कि उसने वास्तव में समय में पीछे ट्रैवल की है। उसके पास अभी भी अपने पास्ट लाइफ की सभी यादें हैं, लेकिन अभी वो एक बच्चे के शरीर में फंसा हुआ है। इस पल में वो पूरी तरह से हेल्पलेस है। बोलना, चलना और अपने आप हिलना अभी इम्पॉसिबल है। उसे इस लाइफ में डेली खाने, सोने और कुछ न करने तक लिमिट है। अभी के लिए उसकी एकमात्र चुनौती पहली बार पलटने की कोशिश करना है। इस बीच नो की बहन यूना उस पर चिल्ला रही है, उसे ठीक से पलटने के लिए और ज्यादा कोशिश करने के लिए कह रही है। नो उसे देखता है और ये बताना शुरू कर देता है कि वो कौन है। उसका नाम यूना है और वो उसकी बड़ी बहन है। लेकिन अपनी पास्ट लाइफ में यूना की उसकी यादें सबसे धुंधली हैं। अपने पेरेंट्स की तुलना में उसे शायद ही उसे याद है, लेकिन उसकी एक याद है जो अभी भी उसके दिमाग में साफ है। जिस दिन मॉन्स्टर ने हमला किया था, जिस दिन उसने अपने पेरेंट्स को खोया था, उस दिन यूना ने उसे कसकर पकड़ा था और उसे प्रोटेक्ट करने का वादा किया था। उसे अभी भी याद है कि उसने उसे कैसे गले लगाया था। उसने उसे कैसे बताया था कि वो कभी भी उसे कुछ नहीं होने देगी। जैसे ही वो ये याद करता है, नो अचानक अपने आप पलट जाता है, बिना एहसास किए ही चाल पूरी कर लेता है। ये देखकर यूना एक्साइटेड होकर ताली बजाती है, उसके लिए चीयरिंग करती है। वो उसे अब तक का सबसे अच्छा छोटा भाई कहती है और उसे कसकर गले लगाती है। नो अब 9 महीने का है। उसने अपनी बॉडी में माना को अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है। वो बताता है कि माना सब कुछ है, ये हर जगह मौजूद है। कभी कभी कम मात्रा में, कभी कभी बड़ी कंसंट्रेशन में, लेकिन ये हमेशा मौजूद रहता है। अपनी पास्ट लाइफ में उसकी बॉडी में ज्यादा माना नहीं था, लेकिन इस बार वो छोटी उम्र से ही अपनी बॉडी को इससे भरने के लिए स्ट्रांग है। इस बीच यूना नो के सामने आती है। नो उसे देखता है और अपने मन में सोचने लगता है। वो देखता है कि उसकी बॉडी में काफी सारी ग्रीन पावर समाई हुई है, लेकिन ये पावर जितनी स्ट्रांग है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। अगर किसी पर्सन के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी हो तो ये टॉक्सिसिटी का कारण बन सकती है। नो को इस खतरे का एहसास है। वो जानता है कि इससे पहले कि चीजें बदतर और अधिक जटिल हों, उसे अपनी पावर को कंट्रोल करने में उसकी मदद करनी होगी। जैसे ही यूना उसे चलने में मदद करने की कोशिश करती है, वो स्ट्रगल करता है, लेकिन वो स्ट्रांग है। वो कहती है कि वो चाहती है कि वो ठीक से चलना सीखे। नो अब 4 साल का है। वो प्राउड से कहता है कि अब जब वो बड़ा हो गया है तो वो बहुत बेहतर तरीके से चल और बोल सकता है। वो ये भी बताता है कि उसे बाहर जाने और घूमने का समय बहुत बढ़ गया है। नो अपनी बहन यूना के साथ समय बिताता है। वे बच्चों के एक ग्रुप के साथ बाहर खेल रहे हैं। यूना खुशी से बच्चों को ग्रीटिंग्स करती है और उन्हें बताती है कि वो आज नो को अपने साथ लाई है। नो एक तरफ खड़ा होकर यूना को सभी के साथ बातचीत करते हुए देखता है। वो देखता है कि वो बच्चों के बीच और पड़ोसियों के बीच भी कितनी पॉपुलर है। अपना कंपेयर उससे करते हुए उसे लगता है कि कोई कंपटीशन नहीं है, जबकि उसे मुश्किल से कोई नोटिस करता है। ग्रुप की एक लड़की नो को देखती है और आईब्रोज चढ़ाती है। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, ये कहते हुए कि यहाँ किसी को उसकी जरूरत नहीं है। नो लापरवाही से जवाब देता है कि उसे अपनी मर्जी के खिलाफ यहाँ घसीटा गया था। वो उसे फैट मी कहता है, जिससे वो तुरंत गुस्सा हो जाती है। वो उस पर चिल्लाती है और उसे याद दिलाती है कि उसने उसे कई बार कहा है कि उसे ऐसा न कहे। उसका नाम मीजी है और वो चाहती है कि उसे उसके असली नाम से पुकारा जाए। नो मुस्कुराता है और उसे बताता है कि चूंकि वो केवल खाती है, इसलिए वो उसे फैट मी ही कहेगा। फिर वो उसे शांत होने और चुप रहने के लिए कहता है। इस बीच बच्चे इकट्ठा होते हैं और डिस्कशन करते हैं कि कौन सा खेल खेलें।
उनमें से एक एक्साइटमेंट से कॉप्स एंड रॉबर्स खेलने का सुझाव देता है क्योंकि आज उनके पास काफी सारे लोग हैं। नो उन्हें साइज में देखता है, यह सोचकर कि वे सभी कितने बचकाने हैं। वो बच्चों के झुंड के साथ बेवकूफी भरे खेल नहीं खेलना चाहता। आखिरकार उसके मन में वो पहले से ही 32+4 साल का है। जैसे ही वो मना करने वाला होता है, उसकी बहन यूना एक्साइटमेंट से उसकी ओर मुड़ती है। वो खुशी से उसे बताती है कि ये पहली बार है जब वो कॉप्स एंड रॉबर्स खेल रहा है, इसलिए वो रूल्स को ठीक से समझाएगी। उसकी ब्राइट स्माइल को देखकर नो अपने मन में सोचता है कि उसकी खातिर वो कम से कम इतना तो कर ही सकता है। बाद में नो और यूना एक साथ घर चलते हैं। उनके कपड़े दूसरे बच्चों के साथ खेलने से गंदे हो गए हैं। यूना उनके गंदे कपड़ों को देखती है और हंसती है, ये कहते हुए कि भले ही वे गंदे हो गए, उन्हें बहुत मजा आया और यही मायने रखता है। नो उससे सहमत है। जैसे ही वे चलना जारी रखते हैं, उन्हें आगे एक अंधेरी गली दिखाई देती है। शैडो से एक जंगली कुत्ता अपीयर होता है और उनकी ओर बढ़ने लगता है। यूना जल्दी से नो के सामने खड़ी हो जाती है, उसे अपने पीछे रहने के लिए कहती है। वो उसे बचाने का वादा करती है, लेकिन उसकी आवाज डर से कांपती है। नो को कुछ फैमिलियर झलक मिलती है। अपनी पास्ट लाइफ में उसे यूना को पकड़े हुए बिल्कुल वही शब्द कहते हुए याद था, लेकिन तब वो हेल्पलेस था और कुछ भी करने में अनेबल था। इस बार चीजें अलग होंगी। नो आगे बढ़ता है, यूना को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रांग है। वह फिर से कमजोर होने से इनकार करता है। जैसे ही वो बोलता है, उसके बॉडी से एक पावरफुल ऑरा उठने लगता है। एनर्जी उसके चारों ओर बढ़ती है, स्ट्रांग और हैवी। जंगली कुत्ता इमेंस पावर को महसूस करता है, हिचकिचाता है। उसकी आंखों में डर आने लगता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि नो कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं है। इस बीच नो अब निराश कुत्ते को परसेवरेंस से जाने के लिए कहता है। जैसे ही कुत्ता ये सुनता है, वो वास्तव में भाग जाता है। उसके बाद नो फाइनली अपनी टेरिबल माना को छोड़ना बंद कर देता है। यूना सरप्राइज से देखती है। वो नो को देखती है और कुछ कहना शुरू करती है, लेकिन इससे पहले कि वो खत्म कर सके, नो उसे बताता है कि उसे उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो उसे कॉन्फिडेंट करता है कि वो जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। यूना अब एक्साइटेड ईगर से नो से पूछती है कि उसने अभी जो किया वो माना कंट्रोल का एक फॉर्म था। वो उसे सिखाने की भीख मांगती है कि उसने ये कैसे किया। उसकी आंखें उस पर टिकी रहती हैं, क्यूरियोसिटी और एप्रिसिएशन से भरी हुई। नो आह भरता है और सहमत होता है, यह कहते हुए कि वो उसे सिखाएगा। यूना और भी खुश हो जाती है और नो अपने मन में सोचता है कि उसने यूना को बाद में माना कंट्रोल सिखाने की योजना पहले ही बना ली थी, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ब्राइट स्माइल के साथ यूना नो का हाथ पकड़ती है और उसे घर ले जाने लगती है। उसे बताती है कि उन्हें वापस जाना चाहिए। जैसे ही वे चलते हैं, नो चुपचाप अपने मन में सोचता है कि वो उसकी मुस्कान को हमेशा के लिए बचाना चाहता है। रेग्रेशन के थ्रू से वापस आने के बाद से अब वो जानता है कि उसके फैमिली के साथ ट्रेजिक इवेंट कब होगा। उसे याद है कि जब वो सिर्फ 6 साल का था तब उसने अपनी पूरी फैमिली खो दी थी, लेकिन इस बार चीजें अलग होंगी। उसे दूसरा मौका मिला है और वो उस ट्रेजेडी को दोबारा होने से रोकने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो करेगा। नो यूना की माना ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। उसे केवल अपने माना का यूज करके एक टॉप को घुमाने का इंस्ट्रक्शन देता है। वो कोशिश करती है, लेकिन उसे कंट्रोल बनाए रखने में स्ट्रगल करना पड़ता है। नो उसके एफर्ट्स को देखता है और उसे कंसंट्रेट करने के लिए कहता है। वो बताता है कि उसे दाहिनी ओर यूज की जा रही पावर को बाईं ओर उतनी ही मात्रा में लगाकर बैलेंस करने की जरूरत है, तभी टॉप ठीक से घूमता रहेगा। यह सुनकर यूना जवाब देती है कि यह उससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है जितना उसने उम्मीद की थी। नो एक तरफ खड़ा होकर उसके एफर्ट्स को देखता है। वो देखता है कि उसके पास इनक्रेडिबल अमाउंट में माना है, लेकिन वो इसे ठीक से कंट्रोल करने में अनेबल है। उसे ये आयरनी लगती है कि इतनी पावर होने के बावजूद उसे इसका इफेक्टिव ढंग से यूज करने में स्ट्रगल करना पड़ता है। यूना अब इंस्पायर्ड कहती है कि वो खुद को साबित करेगी। वो भारी मात्रा में माना इकट्ठा करती है और उसे टॉप की ओर डायरेक्टेड करती है। एनर्जी का अचानक उछाल टॉप को अनकंट्रोलेबली घूमने का कारण बनता है, जो बेतरतीब ढंग से उड़ता है। नो देखता है और टिप्पणी करता है कि उसे अपनी एबिलिटी में महारत हासिल करने में अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। बाद में नो अपने फैमिली के साथ टीवी देख रहा है। जब वो देखता है तो उसकी माँ उसे देखती है और कहती है कि अगले साल जब वो 6 साल का हो जाएगा तो उसे किंडरगार्टन जाना होगा। नो उसे देखता है और जवाब देता है कि उसे किंडरगार्टन जाने की जरूरत नहीं है। उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि उसने एक वादा किया था, जब वो 6 साल का हो जाएगा तो वो स्कूल जाएगा, जैसा कि उन्होंने एक्सप्रेस कंसेंट की थी। नो एक पल के लिए इसके बारे में सोचता है। उसे याद है कि कैसे उसने शुरू से ही जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन एंड में उसने अपनी माँ से वादा किया था। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो आह भरता है, निराश महसूस करता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसे छोटे बच्चों से भरे कमरे में बैठना होगा।
बस उनके रोने और शिकायत करने के बारे में सोचने से ही उसे सिरदर्द हो रहा है। जैसे ही वो अभी भी विचारों में खोया हुआ बैठा है, टीवी अनाउंसर की आवाज उसका ध्यान खींचती है। अनाउंसर कहता है कि नया साल 1 मिनट में शुरू होने वाला है। वो आगे कहते हैं कि इस नए साल की शुरुआत पूरी ह्यूमैनिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वो सभी को स्क्रीन पर अपनी आंखें रखने के लिए कहता है क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। इस बीच टीवी स्क्रीन पर एक और रिपोर्टर दिखाई देती है। वो एक हेलीकॉप्टर में बैठी है और बाहर देख रही है। वो कहती है कि वे अब जोंगम्यो टेम्पल के ऊपर है, वो प्लेस जहां एंशिएंट किंग्स और क्वींस को दफनाया गया था। वो बताती है कि ये प्लेस ह्यूमैनिटी के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत का साइन है। नो ब्रॉडकास्ट को ध्यान से सुनता है। वो सोचता है कि ह्यूमंस ने हाल ही में माना का यूज करना कैसे सीखा। एक बार जब उन्हें इसकी पावर का एहसास हुआ तो हर कोई इसका यूज करने के लिए जुनूनी हो गया। लेकिन वे ये समझने में फेल रहे कि जब एक जगह पर काफी ज्यादा माना जमा हो जाता है तो वो मॉन्स्टर बनाता है। इस सर्च से एक डिजास्टर हुई। साल 1999 में एक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। इसे सदी के अंत के रूप में जाना जाने लगा। इस घटना के दौरान काउंटलेस मॉन्स्टर्स दिखाई दिए और ह्यूमैनिटी पर हमला किया। अकेले साउथ कोरिया में 30% आबादी का सफाया हो गया था। हर जगह डर फैल गया क्योंकि लोगों को इन क्रिएचर्स के असली आतंक का एहसास हुआ और उन्होंने सवाल किया कि वे कहां से आए थे। गवर्नमेंट, लॉ और पूरा सोशल स्ट्रक्चर इस तबाही के बोझ तले दब गया। केवल हंटर, वे जो माना का यूज कर सकते थे, उनके पास मॉन्स्टर से लड़ने की पावर थी। इस वजह से एक न्यू हायरार्की का जन्म हुआ। सबसे वेल्थी एलीट ने सोसाइटी पर फुल कंट्रोल कर लिया और उनके नीचे हंटर थे जो मॉन्स्टर के खिलाफ खड़े होने के लिए एनफ स्ट्रांग थे। इस न्यू सिस्टम के साथ ह्यूमैनिटी ने पलटवार किया, मॉन्स्टर को दूर धकेला, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। अभी भी कई ऐसे एरिया थे जहां हंटर नहीं पहुंच सकते थे, जो पूरी तरह से मॉन्स्टर से घिरे हुए थे। आइसोलेटेड सिटी और अबैंडन्ड सिटी अभी भी क्रिएचर्स से भरे हुए थे और डर में छिपे लोग अपनी इनेविटेबल डेथ का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन इस सब अंधेरे के बीच आशा की एक छोटी सी चिंगारी चमकने लगी। टीवी पर वे टेम्पल के मैदान में एक खूबसूरत महिला को चलते हुए दिखाते हैं। नो बताता है कि वो लड़की हेवनली मेडन इम्मुल है। वो एक फॉर्मर नेशनल एक्ट्रेस थी और वो कोरिया की रक्षा के लिए फर्स्ट हेवनली मेडन बनी। इससे पहले डिफरेंट टाइप्स के डिवाइन बीइंग्स थे, लेकिन लिंगा ने पहली बार एक ट्रू गॉडेस का खिताब संभाला। हेवनली मेडन के पास एक यूनिक पावर है। वो माना को कंट्रोल कर सकती है, इसे एक जगह इकट्ठा होने और कंट्रोल से बाहर जाने से रोक सकती है। ये एबिलिटी उसे लैंड पर माना के फ्लो को स्टडी करने की परमिशन देती है। उसकी रक्षा के लिए 12 पावरफुल इंडिविजुअल्स को उसके गार्डियन के फॉर्म में अपॉइंटेड किया गया है। इन मॉन्स्टर को 12 सॉवरेंस के फॉर्म में जाना जाता है। इस समय मिडन लाइव ब्रॉडकास्ट पर दिखाई देती है। वो आगे बढ़ती है और हेवन और अर्थ से प्रेयर करती है, अपनी कंट्री की सुरक्षा के लिए पावर मांगती है। जैसे ही वो बोलती है, वो अपनी पावर को एक्टिव करती है। एनर्जी पूरे कोरिया में फैल जाती है, माना को बैलेंस्ड करती है और उसे डेंजरस क्वांटिटीज में फोकस्ड होने से रोकती है। रिपोर्टर अनाउंसमेंट करता है कि मेडन ने अपनी डिवाइन पावर का यूज किया है। जैसे ही मेडन का मैजिक पूरे कंट्री में फैलता है, ऊपर का आकाश गहरा नीला हो जाता है। यूना अपनी आंखों से बाहर क्या हो रहा है ये देखना चाहती है। वो बाहर कदम रखती है और दूसरे उसके पीछे चलते हैं। इस बीच नो और उनके पेरेंट्स एक साथ खड़े होकर प्रेयर में हाथ जोड़ते हैं। उनके पड़ोसी भी अपनी बालकनियों पर बाहर निकलते हैं, प्रेयर में शामिल होते हैं। ये देखकर यूना कहती है कि वो भी प्रेयर करेगी। फिर वो नो से उसके साथ प्रेयर करने के लिए कहती है, लेकिन नो के मन में अलग विचार है। वो मानता है कि गॉड जैसी कोई चीज नहीं है। जब से वो पैदा हुआ है, उसने केवल डिस्ट्रक्शन और सफरिंग देखा है। वो सोचता है कि अगर कभी कोई गॉड होता तो वो भी बहुत पहले मर चुका होता। यूना अपनी प्रेयर समाप्त करती है और चुपचाप अपने फैमिली के हमेशा शांति से रहने की कामना करती है। उसकी ईमानदारी देखकर नो थोड़ा मुस्कुराता है। फिर वो अपने हाथ जोड़ता है और प्रेयर करने का फैसला करता है। वो कामना करता है कि वो इस बार अपनी फैमिली के साथ खुश रह सके। समय बीतता है और नो 6 साल का हो जाता है। वो टेरिबल इंसिडेंट जिसने उसके फैमिली को उससे छीन लिया था अब करीब आ रहा है। नो अब 6 साल का है और उसने किंडरगार्टन में अपनी फर्स्ट क्लास में भाग लेने आया है। उसकी टीचर ताइयो उसे बधाई देती है और उसे क्लास में अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है। नो सबके सामने खड़ा होता है और अपना नाम बताता है। वो उन्हें बताता है कि वो 6 साल का है और वो उनसे मिलकर खुश है। ताइयो उसे देखता है और पूछता है कि क्या बस इतना ही। वह नो से कहता है कि उसे थोड़ा और कहना चाहिए, लेकिन नो अपने मन में सोचता है कि उसे इन बच्चों से दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी एक लड़की अचानक नो पर चिल्लाती है। वो उसे देखती है और पूछती है कि वो उसकी क्लास में क्यों है। नो उसे देखकर हैरान होता है। उसने फैट एमआई को अपनी ही क्लास में होने की उम्मीद नहीं की थी। वो नाम सुनकर मिजी और भी गुस्सा हो जाती है।
वो नो पर चिल्लाती है, उसे याद दिलाती है कि उसने उसे कई बार कहा है कि उसे ऐसा न बुलाए। ताइयो बीच में आता है और सभी को शांत होने के लिए कहता है। वो कहता है कि लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो उन्हें दोपहर के लंच तक कुछ खाली समय देता है। ताइयो नो से कहता है कि वो जो चाहे करने के लिए फ्री है और वो चाहे तो दूसरे बच्चों से दोस्ती करने की कोशिश भी कर सकता है। जैसे ही टीचर ये कहती है, दूसरे बच्चे नो के आसपास इकट्ठा होने लगते हैं। एक बच्चा पूछता है कि वो कहाँ रहता है, जबकि एक और लड़की पूछती है कि क्या नो उनके साथ घर घर खेलना चाहता है। ताइयो यह सब चुपचाप देखता है और अपने मन में सोचता है कि उसे नो के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और नो दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल रहा है, लेकिन नो को दूसरे बच्चों के साथ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो ग्रुप से खुद को छुड़ाने में कामयाब होता है और किंडरगार्टन के लाइब्रेरी एरिया की ओर बढ़ता है। एक बार जब वो वहां होता है तो वो अपने मन में सोचता है कि वो आखिरकार बच्चों से बच गया और कुछ शांति पा गया। नो एक किताब उठाता है और पढ़ना शुरू करता है। जैसे ही वो वहां बैठता है, पास में एक लड़की उसे देखती है और उसे ध्यान से देखती है। 3 लड़के लाइब्रेरी एरिया में एंटर करते हैं। बीच वाला चोई है, जबकि अदर 2 बैकग्राउंड्स में रहते हैं। चोई नो के बगल में बैठी लड़की को देखता है और उससे बात करता है। वो पूछता है कि क्या वो फिर से इस जगह पर अकेली है और क्या वो बिना वार्निंग के कोई और किताब पढ़ रही है। चोई यूंग के बालों से रिबन पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठाता है। वो कहता है कि ये बेकार लगता है। यूंग उसे वापस करने की विनती करती है, लेकिन चोई उसे छेड़ने लगता है और उसे वापस देने से इनकार कर देता है। वो रिबन को ऊंचा पकड़े हुए दौड़ना शुरू कर देता है, जबकि यूंग रोने लगती है। वो उसे वापस करने की भीख मांगती है, उसे बताती है कि उसके पिता ने उसे दिया था। चोई उसे अनदेखा करता है और अपनी जीभ निकालता है, उसकी परेशानी का आनंद ले रहा है। लेकिन फिर नो बोलता है। वो कहता है कि ये सब बेहद बचकाना लगता है। ये सुनकर चोई का चेहरा बदल जाता है। गुस्सा उसके चेहरे पर भर जाता है और वो नो की ओर मुड़ता है, ये जानने की मांग करता है कि उसने अभी क्या कहा। नो आगे बढ़ता है, चोई के सामने खड़ा हो जाता है। वो शांति से दोहराता है कि ये सब बस बचकाना है। चोई अब गुस्से में नो पर मुक्का मारता है, लेकिन नो आसानी से उसे चकमा देता है। वो चोई के पैर में लात मारता है, जिससे वो बैलेंस खो देता है और जमीन पर गिर जाता है। इस प्रोसेस में रिबन चोई के हाथ से फिसल जाता है और नो के हाथ में आ जाता है। नो फिर लड़की की ओर मुड़ता है और उसे उसका रिबन वापस कर देता है। चोई अभी भी जमीन पर है, गुस्से से नो की ओर देखता है। वो चिल्लाता है कि वो नो को इससे दूर नहीं जाने देगा, लेकिन नो उस पर ध्यान भी नहीं दे रहा है। वो अपने मन में सोचता है कि उसने कभी 6 साल के बच्चे से ऐसे शब्द सुनने की उम्मीद नहीं की थी। वह बस चोई को घूरता रहता है और उसी पल चोई जम जाता है और कुछ और कहे बिना वो जल्दी से मुड़ता है और भाग जाता है, चिल्लाता है कि वो नो से बाद में निपटेगा। यूंग नो के करीब आती है। वो धीरे से उसकी स्लीव पकड़ती है और धीरे से उसे उसका रिबन वापस करने के लिए धन्यवाद देती है। नो उसे खोए हुए विचार में देखता है। उसे मिंजी और चोई याद आते हैं। दोनों में नॉर्मल पीपल के कंपेयर में माना का लेवल थोड़ा ऊपर था। हालांकि उन दोनों के अलावा यहाँ के मोस्ट चिल्ड्रन में कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं लगती है। क्यूरोसिटी से नो यूंग का माना लेवल जांचने का फैसला करता है। जिस पल वो उस पर कंसंट्रेट करता है, उसे कुछ अमेजिंग दिखाई देता है। लड़की के भीतर से माना का एक जबरदस्त फ्लो बाहर की ओर फैल रहा है। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं जब उसे पता चलता है कि उसके पास कितना माना है। यूंग के पास न केवल बहुत माना है, बल्कि उसका माना स्टोर उसकी बहनों से भी ज्यादा है। और उसके पास न केवल इतनी ह्यूज एनर्जी है, बल्कि उस पर उसका फुल कंट्रोल भी है। इस तरह का टैलेंट नॉर्मल नहीं है। इतना टैलेंटेड पर्सन लगभग डेफिनेटली 12 एम्पर्स में से एक है। और भले ही वो अभी तक उनमें से एक ना हो, नो को यकीन है कि वो 12 एम्पर्स में से एक की डिसिपल बन सकती थी। नो ध्यान से यूंग का ओवरव्यू करता है, उसका बारीकी से एनालिसिस करता है। वो सोचता है कि दुनिया के बारे में इतना कुछ जानने के बावजूद उसने कभी यूंग नाम की लड़की के बारे में नहीं सुना है। अगर उसके पास वास्तव में इतनी कैपेसिटी है, तो फ्यूचर में वो केवल अपने माना लेवल के आधार पर एक इनक्रेडिबली फेमस प्लेयर्स बन सकती है। नो यूंग को देखता है और उसे बताता है कि अब से उन्हें दोस्त होना चाहिए। यूंग थोड़ी हैरान होकर सिर हिलाती है और उसका हाथ मिलाती है। नो अपने मन में सोचता रहता है कि उसे पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन एक बात क्लियर है, इस लड़की में इमेंस पोटेंशियल है और इस तरह की दुनिया में टैलेंटेड पीपल के करीब रहना हमेशा सबसे अच्छा होता है। इस बीच नो के घर पर उसकी माँ एक मिरर के सामने खड़ी है। अपने कपड़ों पर उसने जो ब्रोच लगाया है उसे ठीक कर रही है। वो नो को देखकर वार्मली स्माइल करती है और उसे बताती है कि उसने जो गुलनार उसके लिए बनाया है वो वास्तव में सुंदर है। नो उसे देखता है। उसके विचार किंडरगार्टन में उसने बनाई सिंपल क्राफ्ट्स पर अटके हुए हैं। उसने इतनी अप्रिशिएट की उम्मीद नहीं की थी। फिर भी वो प्राउड से उसे पहने हुए है।
तभी उसकी माँ यूना की ओर मुड़ती है और उसकी भी तारीफ करती है और उसे बताती है कि उसने भी अपना कार्नेशन काफी अच्छा बनाया है। नो उसे ध्यान से देखकर सोचता है कि यूना इन चीजों को बनाने में स्पेशली स्किल्ड नहीं है, और अगले ही पल वो उसे भी एक देती है। उसका चेहरा एक्साइटमेंट से चमक रहा है। उनकी माँ एक्सचेंजेस देखती है और फिर एक चंचल मुस्कान के साथ नो की ओर मुड़ती है। वो बताती है कि उसने उसे पहले एक एक्स्ट्रा कॉर्डिनेशन बनाते हुए देखा था और पूछती है कि क्या उसने इसे यूना के लिए बनाया था। नो जवाब देता है कि यह वास्तव में ग्रैंडमदर के लिए था। जैसे ही वो वहां खड़ा होता है, उसके पिछले जीवन की यादें सतह पर आने लगती हैं। उसने अपने पूरे फैमिली को खो दिया था, उसके कोई पेरेंट्स नहीं थे। फिर भी स्कूल में हर साल उसे एक कॉर्डिनेशन बनाना पड़ता था। जब भी वो उसे घर लाता था, उसकी ग्रैंडमदर हमेशा जांच करती थी और फिर फूल को जूते के कैबिनेट के ऊपर सजावट के रूप में रखा जाता था। ईयर आफ्टर ईयर ये रूटीन जारी रही, लेकिन हर बार एक बनाने के बावजूद उसने कभी भी कार्नेशन को सीधे अपनी ग्रैंडमदर को देने की हिम्मत नहीं की। तब उसे हमेशा लगता था कि अगर वो उसे खुद सौंपता है तो वो किसी तरह मॉन्स्टर को मारने की अपनी जलती हुई इच्छा खो देगा, वही क्रिएचर जो उसके फैमिली की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। उसे डर था कि ऐसा करने से उसका गुस्सा फीका पड़ जाएगा। उसने तब तक खुद को रोके रखा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई, लेकिन इस बार उसने वही गलती न करने का फैसला किया था। नो को याद है कि सेलेस्टियल मेडन की गवर्नमेंट ने एक बार एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने वाली सड़क का कंस्ट्रक्शन कैसे किया था। यह सड़क नॉर्मल वर्ल्ड को रेस्ट्रिक्टेड एरिया से जोड़ने के लिए थी, जिससे कॉमन सिटीजन्स को एंटर करने का मौका मिल सके। चूंकि ये एक नया खोला गया रास्ता था, इसलिए किसी भी इमरजेंसीज में एंश्योर सेफ्टी करने के लिए बड़े नंबर में हंटर को स्टैंड बाय पर रखा गया था। हालांकि जिस दिन सड़क ऑफिशियल तौर पर खोली गई थी, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक जाइंट क्रैकन मॉन्स्टर अचानक बिना किसी वार्निंग के सामने आया। यह कहीं से भी अपीयर हुआ था और अपनी इमेंस स्ट्रेंथ और साइज के कारण कई लोगों ने एक पल में अपनी जान गंवा दी। हताहतों में नो का अपना फैमिली भी था, क्योंकि वे ग्रैंडमदर से मिलने जा रहे थे। उसके पिता की आवाज उसे रियलिटी में वापस लाती है। वो कहता है कि छुट्टियां आ रही हैं और पूछता है कि क्या वे अपनी ग्रैंडमदर से मिलना चाहेंगे। नो अपने पिता के शब्दों को सुनकर मन ही मन सोचता है कि जिस दिन का वह इंतजार कर रहा था वो आखिरकार आ गया है। नो स्ट्रांग है कि कोई भी उसके फैसले को नहीं बदल सकता है। उसका फैमिली अपनी ग्रैंडमदर को देखने नहीं जा सकता। वो समझाने लगता है, अपने पिता के फैमिली के बारे में एक गहरा सच साझा करता है। नो की ग्रैंडमदर उसकी माँ की तरफ से हैं। उसके पिता ऑर्फन थे और नो की मैटरनल ग्रैंडमदर ने ही उनकी देखभाल की थी। नो खोया हुआ और टूटा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी ग्रैंडमदर ने उसकी देखभाल की थी, उसे अपने अंतिम सांस तक प्यार और सपोर्ट दिया था। जैसा कि नो ये सब सोचता है, उसके पिता बीच में बोलते हैं, ये कहते हुए कि नो की ग्रैंडमदर के घर जाने वाली सड़क पास्ट में खतरनाक थी, लेकिन अब एक सेफ पैसेज बनाया गया है और उसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। उनके अनुसार अगर वे वहां जाने का फैसला करते हैं तो सब कुछ ठीक होना चाहिए और उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। नो अपने पेरेंट्स को बताता है कि वे अपनी ग्रैंडमदर से मिलने नहीं जा सकते। उसकी माँ उसके एबनॉर्मल टोन को देखकर उसके पास आती है और पूछती है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। वो सवाल करती है कि क्या वो अब अपनी ग्रैंडमदर से नहीं मिलना चाहता। उसे याद दिलाती है कि उसने उसके लिए एक कॉर्डिनेशन भी बनाया था। नो ये महसूस करते हुए कि उसे एक बहाना बनाना होगा, वो अपनी माँ से कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है, बस आज नहीं। वो मन ही मन सोचता है कि एक बच्चा होने के नाते उसे एक वैलिड बहाना बनाना होगा ताकि उसके पेरेंट्स को डाउट ना हो। नो फिर चिल्ड्रंस डे का जिक्र करता है जो जल्द ही आने वाला है। वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो लंबे समय से अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहता है, खासकर रोलर कोस्टर की सवारी करने के लिए। यह सुनकर पास खड़ी यूना कहती है कि वो भी अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहती है। नो के पिता बच्चों के डिमांड को एक्सेप्ट करते हुए कहते हैं कि यूना और नो दोनों कभी अम्यूजमेंट पार्क नहीं गए हैं। नो की माँ बताती है कि वे आमतौर पर पास के खतरों के कारण दूर ट्रैवल नहीं करते हैं। नो के पिता फिर अगले दिन फैमिली को अम्यूजमेंट पार्क ले जाने के लिए सहमत हो जाते हैं। उसकी माँ उसे एश्योरेंस देती है कि वो एक गुड आफ्टरनून का मील पैक करेगी। यूना सैंडविच और चिकन नगेट्स मांगती है। नो अभी भी राहत महसूस कर रहा है, लेकिन फिर भी डिलेमा में है। वो क्रैकन के अपीयर होने को नहीं रोक सकता, लेकिन कम से कम वो अपने पेरेंट्स को खतरे से दूर रख सकता है। अगर वे दूर रहते हैं तो शायद चीजें अभी भी बदली जा सकती हैं। तभी नो की माँ को एक फोन आता है और जवाब देने पर उसके चेहरे पर सदमा दिखाई देता है। वो जल्दबाजी में बात करती है, कॉलर को एश्योरेंस देती है कि वो अपनी माँ का ख्याल रखेगी। नो के पिता उसकी रिएक्शन को देखकर पूछते हैं कि क्या कुछ गलत है। वो जवाब देती है कि उसकी अपनी माँ अचानक गिर गई है। ये सुनकर नो सोचता है कि ये कैसे हो सकता था। उसकी ग्रैंडमदर हमेशा हेल्दी रही थी। जब तक वो प्लेयर्स एकेडमी के लिए नहीं गया था तब तक सब कुछ ठीक था। नो की माँ जोर देती है कि जबकि वो अपनी माँ की सिचुएशन को काफी गंभीर नहीं मानती है, फिर भी उसे उससे मिलने जाने की नीड फील होती है।
उसके पिता उसके साथ जाने के लिए सहमत होते हैं। वो उसे कॉन्फिडेंट करता है, ये कहते हुए कि वो अपनी माँ के हेल्थ के बारे में उतना ही चिंतित है और उसके साथ जाएगा। हालांकि नो की माँ बच्चों के बारे में चिंतित है। नो के पिता सुझाव देते हैं कि वे ऐसी सिचुएशन में बच्चों को थीम पार्क नहीं ले जा सकते। उन्हें अगले दिन अपनी माँ के घर जाना होगा जब नई सड़क खुल जाएगी। नो की माँ एक पल बाद सीधे उसके पास आती है और धीरे से कहती है कि उसे समझना चाहिए कि उसकी ग्रैंडमदर का हेल्थ सबसे अच्छी सिचुएशन में नहीं है। वो एक्सेप्ट करती है कि वो अम्यूजमेंट पार्क का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन वो उससे सिचुएशन की गंभीरता को समझने के लिए कहती है। नो अपने विचारों में खोया हुआ फ्यूचर पर विचार करने लगता है। वो सोचता है कि क्या चीजों को बदलने के उसके एफर्ट से बदतर रिजल्ट होंगे। उसकी ग्रैंडमदर को पहले ही उसके पास्ट को बदलने के अटेम्प्ट के रीजन लॉस हुआ है। अगर वो फ्यूचर में फिर से हेरफेर करने की कोशिश करता है तो चीजें और भी बदतर हो सकती हैं। वो जानता है कि वो अपने फैमिली को क्रैकन से मिलने से नहीं रोक सकता और वो हेल्पलेस फील करता है। निराशा के एक पल में नो खुद को संभालता है। इस बार वो खुद को याद दिलाता है कि चीजें अलग हैं। इस बार डिफरेंस उसमें है। उसने बहुत कम उम्र से ही अपनी किस्मत बदलने की पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है और उसकी एबिलिटी पहले की तुलना में बढ़ गई है। उसके पास अब एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसा जो उसके पास पहले नहीं था, और उस एक्सपीरियंस के साथ वह जानता है कि आने वाले मॉन्स्टर से कैसे लड़ना है। नो मन बना लेने के बाद अपनी माँ से कहता है कि वो समझता है और अपनी ग्रैंडमदर से मिलने जाएगा। वो खुद को ये भी कॉन्फिडेंट करता है कि अगर वो अपने फैमिली को क्रैकन का सामना करने से नहीं रोक सकता है तो वो खुद क्रिएचर का सामना करेगा। जैसा कि वो सोचता है, नो प्लेयर्स एसोसिएशन द्वारा क्लासिफाई मॉन्स्टर के डेंजर लेवल्स को समझाना शुरू करता है। मॉन्स्टर को 9 से 1 के पैमाने पर रैंक किया जाता है, जिसमें सबसे खतरनाक फर्स्ट रैंक में आते हैं। प्रत्येक रैंक्स डेंजर और कॉम्प्लेक्सिटी में ग्रोथ का रिप्रेजेंटेशन करता है। क्रैकन एक 3rd रैंक का मॉन्स्टर है, पावरफुल, लेकिन अभी भी सबसे डेंजरस क्रिएचर्स से कुछ लेवल नीचे है। टियर 1 मॉन्स्टर्स नो के पास्ट में मौत के लिए जिम्मेदार है। डिस्ट्रक्शन की एक पावर जो इमेंस पावर रखती है। नो की क्रैकन के खिलाफ लड़ाई के लिए रेडीनेस स्ट्रांग होती जाती है क्योंकि वो खुद को मेंटली तैयार करता है। वो जानता है कि जबकि क्रैकन एक 3rd रैंक का मॉन्स्टर है, हंटर्स की पावर में ग्रोथ के कारण इसे डाउनग्रेड किया गया था। हालांकि प्रेजेंट में सिचुएशन काफी अलग है। सड़क की रखवाली के लिए अपॉइंटेड हंटर ई से सी रैंक के हैं और वे क्रैकन के खिलाफ खड़े नहीं हो पाएंगे। नो क्रैकन को पूरी तरह से हराने की उम्मीद नहीं कर सकता है, तो उसका गोल क्लियर हो जाता है। उसे क्रैकन को तब तक रोके रखना होगा जब तक कि 12 सॉवरेन में से कोई एक नहीं आ जाता, कोई इतना पावरफुल कि क्रैकन को सीधे डिस्ट्रॉय कर सके। नो अपने लिए 2 वेपन तैयार करता है, एक सीजर्स और एक बॉक्स कटर। जैसे ही वो उन्हें देखता है, उसे एहसास होता है कि ये ही सोल डिवाइस हैं जिन्हें वो डाउट पैदा किए बिना ले जा सकता है। वो एब्रीविएशन में एक किचन नाइफ्स लेने पर विचार करता है, लेकिन विचार को खारिज कर देता है। अगर वो गायब हो जाता तो उसकी माँ डेफिनेटली उससे सवाल करना शुरू कर देती। हालांकि ये स्मॉल आर्म्स अगर माना से कोटेड किए जाते हैं तो कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। तभी यूना अंदर आती है, ये कहते हुए कि जाने का समय हो गया है। नो जल्दी से जवाब देता है, कंफर्मेशन करता है कि वो तैयार है। जल्द ही नो खुद को कार में बैठा पाता है। उसकी माँ धीरे से उससे कहती है कि आराम करे और आराम करे। यूना सो रही है, लेकिन नो जाग रहा है, अपने विचारों में खोया हुआ है। वो सोचता है कि क्रैकन अभी तक क्यों नहीं दिखा। वो सोचता है कि क्या फ्यूचर बदल गया है और शायद क्रैकन यहां बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। वो चुपचाप प्रेयर करता है, उम्मीद करता है कि वे बस पुल को पार कर सकें बिना उसका सामना किए। अचानक केओस फैल जाता है क्योंकि पुल टूट जाता है और चट्टानें और मलबा गिरने लगता है, कारों को उनके नीचे कुचल देता है। ये इसी पल में है, डिस्ट्रक्शन के बीच में, कि नो आखिरकार उसे देखता है। जाइंट क्रिएचर सामने आता है, उसका टेरिबल लुक उनके सामने मंडरा रहा है। जैसे ही क्रैकन की ह्यूज आर्म्स बाहर निकलती हैं, ये अपने रास्ते में किसी को भी मारना शुरू कर देता है। पुल के दूसरी तरफ के लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, क्रिएचर के एंगर से बचने के लिए बेताब हैं। लेकिन तभी साइड पर मौजूद हंटर आ जाते हैं। ये हंटर नेशनल्स की सुरक्षा के इरादे से दौड़ते हुए आते हैं, हालांकि उनके एफर्ट वेस्टेड हो जाते हैं। क्रैकन अपने एक ही वार से प्लेयर लीडर को कुचल देता है, उसे तुरंत मार देता है। अपने लीडर को गिरते देख बचे हुए हंटर घबरा जाते हैं। वे डर कर मुड़ते हैं और भाग जाते हैं, अपनी चेक पॉइंट्स को छोड़कर। ये देखकर सिटीजन्स आउटरेज्ड हो जाते हैं। वे भागते हुए हंटर्स पर चिल्लाते हैं, उन्हें कायर कहते हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षा करनी थी और वे भाग रहे हैं। नो के पिता अपने चारों ओर के डिस्ट्रक्शन को देखते हैं। वो अपने बच्चों की ओर मुड़ते हैं, उन्हें जितनी जल्दी हो सके उस एरिया को छोड़ने के लिए कहते हैं। वो उनसे कहते हैं कि अगर वे शांत रहें और साथ रहें तो वे सेफ बाहर निकल सकते हैं। वो उन्हें कॉन्फिडेंट करते हैं कि उन पर भरोसा करें और उनके लीडरशिप को फॉलो करें। नो अपने पिता के इरादों को समझना शुरू कर देता है। उसकी माँ अर्जेंसी को भांपते हुए जल्दी से बोलती है,
वो बच्चों से कहती है कि उन्हें अपने पिता की बात सुननी चाहिए। अगर वे जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत उस एरिया से कार छोड़ देनी चाहिए। नो का फैमिली जल्दी से कार से बाहर निकलता है। हालांकि यूना को खड़े होने में परेशानी होती है, उसके पैर अनकंट्रोलेबली कांप रहे होते हैं। वो बोलती है ये सोचकर कि उसके पैर इतनी बुरी तरह से क्यों कांप रहे हैं, क्योंकि वो बुरी तरह से चलना चाहती है। उसके पिता उसका डर देखकर तुरंत आगे बढ़ते हैं और उसे अपने कंधे पर उठा लेते हैं। ये देखकर नो के पिता उसकी ओर मुड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या वो बिना किसी परेशानी के चल सकता है। नो उसे कॉन्फिडेंट करता है कि वो ठीक है, आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इस बीच उनसे आगे दौड़ रहे हंटर्स में से एक चिल्लाता है, उन्हें जल्दी से पीछा करने का आग्रह करता है। नो अपने फैमिली के साथ प्लेयर का पीछा करता है। जैसे ही वो चलता है उसका दिमाग दौड़ता है। वो महसूस करता है कि हंटर्स जिस मॉन्स्टर का वे सामना कर रहे हैं उसकी रियल नेचर देखी होगी, एक रैंक 3 क्राकेन। हंटर क्लियरली जानते हैं कि उनके पास ऐसे क्रीचर के खिलाफ कोई मौका नहीं है। उनका मेन गोल हर किसी को इस जगह से सेफ बाहर निकालना है, इमानेंट डेंजर से दूर। नो तुरंत बताता है कि रियल प्रॉब्लम सिर्फ क्राकेन नहीं है। चूंकि उसका फैमिली भागने के लिए प्लेयर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है, वे देखते हैं कि प्लेयर को एक स्पीयर से मारा जाता है जो उसके शरीर से होकर गुजरता है, उसे उड़ा देता है। नो न्यू मॉन्स्टर्स को आते हुए देखता है। रैंक 7 डाइवर्स मॉन्स्टर पुल पर चढ़ रहे हैं। वह उन्हें तुरंत पहचान लेता है। डाइवर्स समय बर्बाद नहीं करते और उनमें से एक प्लेयर पर हमला करता है, उसे आधा काट देता है। और मॉन्स्टर आते हैं, रास्ते में सभी पर हमला करते हैं, जिसमें हंटर भी शामिल है। सिटीजन और हंटर सभी डायरेक्शंस में बिखर जाते हैं, अचानक हमले से बचने की कोशिश करते हैं। एक प्लेयर एक लड़की के घायल होने के बाद हीलिंग मैजिक के लिए चिल्लाता है, लेकिन इससे पहले कि कोई वर्क टैक्स पाता, एक डाइवर्स एक स्पीयर फेंकता है जो हीलर को छेद देता है और डाइव एरिया में उमड़ पड़ते हैं। हंटर्स और सिटीजन्स को चीरते हुए अपने पीछे केवल डिस्ट्रक्शन छोड़ जाते हैं। नो के पिता अपने फैमिली को सेफ निकालने के लिए डिटरमाइंड, अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट करते हैं, उन्हें उन पर भरोसा करने और उनके लीडरशिप को फॉलो करने के लिए कहते हैं। वो जोर देते हैं कि उन्हें किसी भी कीमत पर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। वो यूना को उठाते हैं और फैमिली के बाकी मेंबर्स के साथ जितनी तेजी से हो सके पुल के दूसरी ओर दौड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, क्राकेन अपने टेंटिकल्स का यूज करके कई कारों को पकड़ता है, उन्हें हवा में उछालता है। कारें नीचे गिरती हैं, उनके मेन भागने के रास्ते को ब्लॉक्ड करती हैं। नो ये देखता है और अपने पिता को तुरंत वार्निंग देता है, लेकिन उन्हें रुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अचानक उनके सामने एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, क्योंकि कारें फट जाती हैं, सड़क को पूरी तरह से ब्लॉक्ड कर देती हैं। दो हंटर पास में एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, निराश होकर, ये महसूस करते हुए कि उनकी बैकअप अभी तक नहीं आई है। उनमें से एक पूछता है कि उनकी रीइंफोर्समेंट कहाँ है, जबकि दूसरा जवाब देता है कि इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। अब उन्हें मॉन्स्टर का अकेले सामना करना होगा जब तक कि बैकअप वहां नहीं पहुंच जाता, अगर वो कभी पहुंचता है। नो अपने चारों ओर के केओस को सुनकर पिछली बार जब उसने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था उस पर विचार करना शुरू कर देता है। उसे याद आता है कि पिछली बार 12 रूलर्स को आने में 30 मिनट लगे थे। यहाँ के हंटर उतने पावरफुल नहीं है, लेकिन वे फिलहाल मॉन्स्टर को संभालने में कामयाब हो रहे हैं। हालांकि वो जानता है कि अगर वे क्राकेन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अगर इसे जल्द ही निपटाया नहीं जाता है तो वे बर्बाद हो जाएंगे। नो खुद को संभालता है। वो खुद से कहता है कि वो इसके लिए तैयार है, कि वो सब कुछ गलत होने की पॉसिबिलिटी के लिए तैयार है। वो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए डिटरमाइंड है, भले ही इसका मतलब अपनी जान जोखिम में डालना हो। अपने बैग में हाथ डालते हुए वो सिजर्स और कटर्स निकालता है। अपने पेरेंट्स की ओर मुड़ते हुए वो उन्हें वार्निंग देता है कि वे वहीं रहें, जब तक बैकअप नहीं आता तब तक न हिले। नो के पिता अभी भी सिचुएशन को समझने में अनेबल सुनते हैं, क्योंकि नो शांति से बताता है कि हंटर अभी उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नो का दिमाग पहले से ही सबसे खराब सिचुएशन के बारे में सोच रहा है, ये जानते हुए कि अगर चीजें बिगड़ती हैं तो उसे यूना को मॉन्स्टर का सामना करने के लिए छोड़ना होगा। वो अपने पिता को कॉन्फिडेंट करता है कि अगर ऐसी बात आती है तो यूना खुद को संभाल सकती है। एक पल भी बर्बाद किए बिना नो क्राकेन की ओर दौड़ना शुरू कर देता है, अपनी हेवनली स्टेप्स टेक्निक को एक्टिव करता है। यह टेक्निक उसकी मोशन को काफी बढ़ा देती है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, नो को अपने शरीर पर तनाव महसूस होने लगता है। उसे पिछली जिंदगी में आसानी से इस टेक्निक का यूज करना याद आता है, लेकिन अब इस छोटे शरीर में इसे बनाए रखना काफी मुश्किल है। तनाव के बावजूद नो का डिटर्मिनेशन उसे आगे बढ़ाता है। वो जानता है कि वो इसके लिए नहीं बना है, लेकिन वो क्राकेन तक पहुंचने के लिए, अपनी लिमिट्स को पार करने के लिए तैयार है। नो तेजी से क्राकेन की ओर बढ़ता है, जबकि उसके आसपास के लोग उसे डेंजरस एरिया से दूर रहने की वार्निंग देते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसके रास्ते में कई डाइविंग मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। नो अपना कटर निकालता है, अब मैजिक से ढका हुआ है, पहले डाइवर्स के गले पर वार करता है, उसे तुरंत मार देता है।
एक और डाइवर्स उस पर झपटता है, लेकिन वो उसे वापस किक करता है, फिर तुरंत उसका गला भी काट देता है। एक तीसरा डाइवर्स उस पर हमला करता है, लेकिन वो उसे भी उतनी ही तेजी से काट देता है। हालांकि चौथा उसे एक किक मारने में कामयाब होता है, जिससे नो लड़खड़ा जाता है, हालांकि वो स्ट्रांग रहता है। डाइवर्स उस पर आते रहते हैं, लेकिन नो हिचकिचाता नहीं है। वो एक एक करके उन्हें काटना जारी रखता है, उन्हें सटीकता से काटता है। जैसे जैसे लड़ाई जारी रहती है, उसके पिछले जीवन की यादें उसके दिमाग में आने लगती हैं। उसे अपने पिछले टॉपिक की याद आती है, एक ऐसे जीवन से जो बहुत पहले चला गया था, एक ऐसा जीवन जहां वो एक मरे हुए वॉरियर था। हर वार के साथ ऐसा लगता है जैसे वो फिर से वो क्रीचर बन रहा है। उसके पिछले जीवन की यादें उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं और वो रिलेंटलेस फोर्स से लड़ता रहता है, मॉन्स्टर्स को ऐसे काटता है जैसे किसी इंडोमिटेबल डिजायर से इंस्पायर्ड हो। जैसे ही नो जमीन पर उतरता है, एक डाइवर्स उसके बगल वाली कार के नीचे दिखाई देता है। इससे पहले कि वो हमला कर पाता, नो कूदता है और उसके सिर पर जोर से उतरता है, क्रीचर को नीचे गिरा देता है। एक और डाइवर्स नो पर एक स्पीयर फेंकता है। वो बाल बाल बचता है, आगे बढ़ता है और डाइवर्स को दूसरा वार करने से पहले ही मार देता है। केओस में नो देखता है कि उसका कटर टूट गया है। निराश होकर वो जल्दी से अपनी सिजर्स निकालता है, ये महसूस करते हुए कि वे भी दो टुकड़ों में बट गए हैं। क्राकेन की ओर दौड़ते हुए वो दूरी कम करने के लिए अपने हेवनली स्टेप्स का यूज करता है। आखिरकार वह क्राकेन के आमने सामने खड़ा होता है। जैसे ही क्राकेन नो पर एक कार फेंकता है, वो बाल बाल बचता है। एक हाई स्पीड में वो उसके जाइंट टेंटेकल्स में से एक पर चढ़ता है और क्राकेन के चेहरे की ओर सीधा बढ़ता है। वो अपनी सिजर्स कसकर पकड़ता है और उन्हें क्रीचर में डुबो देता है, गुस्से में उसकी स्किन को खुरचता और काटता है। क्राकेन छटपटाता है, लेकिन नो रुकता नहीं है, फुल पावर से अटैक करना और काटना जारी रखता है। जवाब में क्राकेन एक और टेंटेकल उठाता है, नो को कुचलने का टारगेट रखता है, लेकिन वो ठीक समय पर बच जाता है, सेफली जमीन पर उतरता है। जैसे ही वो अपनी सिजर्स देखता है, उसे पता चलता है कि एक ब्लेड पार्शियली टूटा हुआ है। फिर भी वो दूसरे हिस्से की जांच करता है और खुद से बड़बड़ाता है कि ये अभी के लिए काम करेगा। क्राकेन अपने जाइंट टेंटेकल्स के साथ लगातार नो को पकड़ने की कोशिश करता है। वो एफिशिएंसी से बचता है और अपनी सिजर्स से वार करने के लिए उसके टेंटेकल्स पर चढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो अपना कदम उठाने वाला होता है, क्राकेन के टेंटेकल्स में से एक उस पर झूलता है। नो हवा में होता है और समय पर बच नहीं पाता है। टेंटिकल के वार से वो दूर जा गिरा। वार लगने के बावजूद नो ने हार नहीं मानी। वो बुरी तरह घायल था, लेकिन फिर भी लड़ने के लिए स्ट्रांग था। उसे एहसास हुआ कि उसका स्टैमिना लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन वो पीछे हटने वाला नहीं था। जैसे ही वो पुल पर खड़ा होता है, क्राकेन का टेंटिकल उसके नीचे से टकराता है, जिससे पुल के खंभे टूट जाते हैं। स्ट्रक्चर ढहने लगता है और नो को अपने नीचे जमीन खिसकती महसूस होती है। वो गिर रहा था, लेकिन किसी तरह वो अपना बैलेंस बनाए रखने में कामयाब रहा। क्राकेन एक जायंट ट्रक उठाता है और उसे सीधे नो पर फेंकता है। अपनी फुल पावर से नो अपना वेपन घुमाता है, ट्रक को ठीक उसके ऊपर गिरने से पहले ही दो टुकड़ों में काट देता है। हालांकि जैसे ही ट्रक दो टुकड़ों में बिखरता है, नो को एहसास होता है कि उसका वेपन पूरी तरह से टूट चुका है। थका हुआ और ढहने की कगार पर नो को लगता है कि उसका शरीर जवाब दे रहा है। उसकी विजन ब्लर्ड होने लगती है और वो जानता है कि वो बेहोश होने वाला है। एक पल के लिए उसे लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन अपनी ब्लर्ड सेंसेस के बीच वो खुद को जागते रहने के लिए मजबूर करता है, यह जानते हुए कि अगर उसने अभी कंट्रोल खो दिया तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वह इसे ऐसे खत्म नहीं होने दे सकता। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन केवल एक सेकंड के लिए। विल पावर के एक उभार के साथ वो उन्हें फिर से खोलता है, चीजों को अंत तक देखने के लिए दृढ़ है। इस बार वो कसम खाता है कि वो सब कुछ ठीक करेगा। वो लड़ेगा और वो इंश्योर करेगा कि उसके फैमिली का फ्यूचर हो, एक ऐसा फ्यूचर जिसमें वे खुशी से रह सकें। जैसे ही क्राकेन का टेंटिकल नो की ओर बढ़ता है, वो खुद को तैयार करता है, ये सोचते हुए कि वो अभी मरना नहीं चाहता, वो जीना चाहता है। तभी यूना आती है और क्राकेन पर चिल्लाती है, उसे अपने भाई को चोट न पहुंचाने के लिए कहती है। उसी पल उससे एक गोल्डन लाइट फूटती है जो आसपास के पूरे एरिया को अपनी चपेट में ले लेती है। उसके पास के सभी मॉन्स्टर उस लाइट से टकराते हैं और एक एक करके वे हवा में विलीन होते हुए गायब हो जाते हैं। नो सदमे में देखता है, यह समझने में अनेबल है कि क्या हो रहा है। वो खुद से बड़बड़ाता है कि यह सच नहीं हो सकता, ये एक मिरेकल होना चाहिए। यह मिरेकल एक गिफ्ट है जो केवल कुछ लोगों के पास होता है। नो को एहसास होता है कि जिस दुनिया से वो आता है वहां बहुत कम लोग ऐसे गिफ्ट्स का यूज करने में एबल थे। अब यूना को ये पावर वेल्ड करते हुए देखकर उसे ये समझ में आने लगता है कि वो मिरेकल यूजर्स में से एक हो सकती है, एक रेयर इंडिविजुअल्स जिसके पास एक ऐसा गिफ्ट है जो सब कुछ बदल सकता है। यूना के चारों ओर एक गोल्डन लाइट उसे घेर लेती है। जैसे ही वो नो से बात करती है, उसे कॉन्फिडेंट करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नो अपने हाथों को देखते हुए पाता है कि उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई हैं।
गोल्डन लाइट सिर्फ उसे ठीक नहीं कर रही है, बल्कि उन्हें मॉन्स्टर से भी बचा रही है। हालांकि उसे कुछ इंपॉर्टेंट रिमाइंडर आता है। वे जो मिरेकल एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसकी एक इंपॉर्टेंट प्राइज है, एक ऐसी कीमत जो हमेशा बहुत अधिक होती है। नो फिर यूना की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है और क्या उसे कोई परेशानी महसूस हो रही है। यूना बहुत थकी हुई महसूस करते हुए उसे बताती है कि उसे बस नींद आ रही है और वो तुरंत बेहोश हो जाती है। उसे देखते हुए नो को कुछ अलार्मिंग नजर आता है। यूना को बनाए रखने वाली लाइफ पावर लगभग खत्म हो चुकी है। उसे जीवित रखने वाली एकमात्र चीज उसका हार्ट है, जो अभी भी स्लो मोशन से धड़क रहा है। नो को ये क्लियर हो जाता है कि उसने उन्हें ठीक करने के लिए जिस मिरेकल का यूज किया था उसने उसकी अपनी एनर्जी, उसकी लाइफ पावर को खत्म कर दिया है। नो कौशन से यूना को जमीन पर लिटाता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। उसे ये एश्योरेंस देता है कि वो यहां से सब कुछ संभाल लेगा। उसका माना अब पूरी तरह से भर चुका है और वो अकेले क्राकेन का सामना करने की तैयारी करता है। क्राकेन पूरी तरह से अपना जायंट हेड रिवील करता है। उसकी आंखें नो पर टिक जाती हैं। ये देखकर नो मुस्कुराता है और बड़बड़ाता है कि मॉन्स्टर को आखिरकार एहसास हो गया होगा कि वो एक सीरियस ओपोनेंट है। क्राकेन अपने काउंटलेस टेंटिकल से नो पर हमला करता है, उसे बार बार मारता है। नो पलटवार करता है, अपनी बची हुई स्ट्रेंथ से टेंटिकल्स को काटता है। उसे एहसास होता है कि उसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हासिल नहीं की है, वो बस अपनी अलाइव रहने की विल पावर पर निर्भर कर रहा है। उसका शरीर ठीक हो रहा है, लेकिन वो अभी भी क्राकेन को हराने के लिए इनफ स्ट्रांग नहीं है। उसे बस यही बात आगे बढ़ाती रहती है कि उसका फैमिली अभी के लिए सेफ है। उसका ध्यान बदल जाता है। उसे क्राकेन को हराने की जरूरत नहीं है, बस उसे तब तक रोके रखना है जब तक 12 सोवरेंस में से कोई एक सिचुएशन को संभालने के लिए नहीं आ जाता। क्राकेन इवेंट से एक पल पहले एक आदमी अपनी कार में बैठा है, ट्रैफिक में फंसा हुआ है, आगे बढ़ने में अनेबल है। हताश होके वो खुद से बड़बड़ाता है, सिचुएशन कितनी बोरिंग है, इसकी कंप्लेंट करता है। वो ड्राइवर की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो फिक्स्ड है कि वो ठीक से गाड़ी चला रहा है। ड्राइवर जवाब देता है, ये समझाते हुए कि ट्रैफिक जाम नए पुल के खुलने के कारण है और हर कोई उसी ओर जा रहा है। वो आदमी अभी भी चिढ़कर कहता है कि उसे 12 सोवरेंस के साथ अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी। वो स्ट्रांग ओपोनेंट से लड़ने के लिए ग्रुप में शामिल हुआ था, न कि आम लोगों की रक्षा के लिए। उसने कभी सिटीजन्स को खतरे से बचाने के लिए साइन अप नहीं किया था। उसी पल कार ड्राइवर और रेड हेयर वाले आदमी को अचानक पास में एक अजीब अपीयरेंस महसूस होती है। लगभग तुरंत ही रेड हेयर वाले आदमी का फोन बजने लगता है। जब वो जवाब देता है तो दूसरी तरफ वाला व्यक्ति उसे बताता है कि उसे अब तक ये महसूस हो गया होगा। बिना समय बर्बाद किए वो आदमी सीधे पूछता है कि क्रिएचर का रैंक क्या है। फोन पर पर्सन जवाब देता है कि जो मॉन्स्टर रिवील्ड हुआ है वो रैंक 3 का क्राकेन है। यह सुनकर रेड हेयर वाला आदमी एक्साइटेड हो जाता है और मॉन्स्टर का सटीक लोकेशन पूछता है। उसके रिएक्शन देखकर ड्राइवर खुद से सोचने लगता है, एक डेंजरस मॉन्स्टर अभी अपीयर हुआ है, लेकिन चिंतित होने के बजाय यह आदमी रोमांचित लग रहा है। फोन पर व्यक्ति बात करना शुरू करता है, ये समझाते हुए कि उन्हें अभी भी क्राकेन से हुए सटीक नुकसान का पता नहीं है। हालांकि उस एरिया में डिस्ट्रक्शन काफी बड़ा है। उन्होंने जो हंटर पहले ही वहां भेजे थे वे क्राकेन को संभालने के लिए इनफ स्ट्रांग नहीं है। वे उसे चिंता न करने का एश्योरेंस देते हैं और उसे जल्द ही लेने का वादा करते हैं। इस बीच वो आदमी अपनी कार से बाहर निकलता है और अपने पैर फैलाता है। वो उस डेस्टिनेशन की ओर देखता है जहां मॉन्स्टर रिवील्ड हुआ है और खुद वहां दौड़ने का फैसला करता है। वह आदमी कार से एक स्वॉर्ड निकालता है। ये देखकर ड्राइवर उससे सवाल करता है, पूछता है कि क्या वो सचमुच पैदल जाने की योजना बना रहा है। वो उसे याद दिलाता है कि वो जगह यहां से 2 घंटे दूर है, लेकिन वो आदमी सेल्फ कॉन्फिडेंस से जवाब देता है कि उसे केवल 30 मिनट लगेंगे। जैसे ही वो ये कहता है वो अपने बॉडी को स्ट्रांग करता है और इनक्रेडिबल स्पीड से दौड़ता है। एक पल में वह दूर गायब हो जाता है। ड्राइवर सदमे में देखता है और फिर मुस्कुराता है, कहता है कि क्लैन चीफ्टन से यही उम्मीद थी। वो कहता है कि उनका लीडर हमेशा पावरफुल ओपोनेंट से लड़ने के लिए क्यूरियस रहता है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि फ्लेम डेमॉन कॉन्ग है, जो ब्लेज क्लैन का लीडर है। कांग 30 मिनट तक लगातार दौड़ता रहा है और अंत में वो उस जगह पर पहुंचता है जहां क्राकेन है। रास्ते में वो उन मॉन्स्टर को मारता है जो उसके रास्ते में आते हैं, लेकिन तभी उसे कुछ नजर आता है, यूना के मिरेकल का यूज। इतना पावरफुल माना अपीयरेंस देखकर उसे तुरंत एहसास होता है कि इस एरिया में कोई भी नॉर्मल प्लेयर्स इसे कास्ट नहीं कर सकता था। इसका मतलब है कि यहां कोई नया है, कोई पावरफुल। इस बीच नो क्राकेन के सामने खड़ा है, लेकिन इससे पहले कि मॉन्स्टर हमला कर पाता, कांग ठीक समय पर पहुंचता है और क्राकेन के एक टेंटिकल को काट देता है। नो उसे देखता है और तुरंत उसे फ्लेम डेमॉन कॉन्ग के रूप में पहचान लेता है, जो 12 सोवरेंस में से एक है। क्राकेन अब घायल अपने शरीर पर लगी आग को बुझाने के लिए तुरंत पानी में डूब जाता है। नो बताता है कि कांग का गिफ्ट फ्लेम मैनिफेस्टेशन है, जो उसे फायर कंट्रोल करने की परमिशन देता है। इसीलिए उसे फ्लेम डेमॉन कहा जाता है।
कांग फिर यूना और नो को देखता है, उनका ध्यान से ओवरव्यू करता है। वो यूना के चारों ओर बहने वाले माना को नोटिस करता है और सोचता है कि क्या वही थी जिसने पहले महसूस किए गए मैजिक को कास्ट किया था। उसे ये भी एहसास होता है कि वो बेहोश हो गई है, शायद इसलिए कि उसने अपनी सारी माना पावर का यूज कर लिया था। दूसरी ओर नो इतने समय से क्राकेन से उसकी रक्षा कर रहा था। कांग खुद से सोचता है कि ये दोनों बच्चे इनक्रेडिबली स्ट्रांग हैं। वो एक्साइटेड फील करता है यह सोचकर कि फ्यूचर में वे हंटर के रूप में कितना डेवलपमेंट करेंगे। वो नो से बात करता है, उसे इतना डरने के लिए कहता है। उसका उनसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं। वो यहां केवल एक ही रीजन से है, क्राकन को मारने के लिए। वो बच्चों को पीछे रहने के लिए कहता है क्योंकि क्राकन फिर से पानी से ऊपर उठने वाला है। नो कैंग से उसके रिग्रेशन से पहले ही फेमिलियर था। उस दिन कैंग नो से कहता है कि वो जानता है कि उसकी प्रेस्टीज हाल ही में काफी बढ़ गई है। हालांकि नो सीधे कैंग से कहता है कि उसे कैंग के चाहने की परवाह नहीं है। कैंग जवाब देता है कि वो बस ये देखना चाहता था कि क्या नो के स्ट्रांग होने की अफवाहें सच हैं। कैंग नो को चुनौती देता है कि अगर वह उतना ही स्ट्रांग है जितना वे कहते हैं तो उससे लड़े। नो कैंग को बताता है कि उसे उससे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कैंग को उसके रास्ते से हटने के लिए कहता है, लेकिन कैंग जोर देता है कि अगर नो आगे बढ़ना चाहता है तो उसे पहले उससे लड़ना होगा। नो रिलक्टेंस से अग्री हो जाता है और दोनों अपनी लड़ाई शुरू कर देते हैं। नो बताता है कि कैंग ने हमेशा अपने पिछले जीवन में उससे लड़ने की कोशिश की थी। हर बार जब कोई अपॉर्चुनिटी होता कैंग उसे चुनौती देता। चाहे कुछ भी हो, नो कभी कैंग को हरा नहीं सका। जितना ज्यादा वे लड़ते कैंग उतना ही स्ट्रांग होता जाता। नो कैंग को एक ऐसे मॉन्स्टर के रूप में डिस्क्राइब करता है जिसका जन्म केवल लड़ने के लिए हुआ था। इस बीच क्राकन पुल के एक और असिस्टेंट खंभे को डिस्ट्रॉयड कर देता है। डिस्ट्रक्शन से पुल ढहने लगता है। हालांकि कैंग सोच रहा है कि वो इन बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए क्राकन से नहीं लड़ सकता। अचानक एक लड़की उनके ऊपर एक हेलीकॉप्टर पर दिखाई देती है। वो अपना मैजिक एक्टिवेटेड करती है, पुल के नीचे टेम्पररी पिलर्स बनाती है। कैंग करीब से देखता है, उसके इम्पेकेबल टाइमिंग से इम्प्रेस्ड होता है। लड़की 12 सॉवरेन्स में से एक हायरम है और वो उसे बार बार होली मदर कहने के लिए डांटती है। हायरम कैंग को बताती है कि उसने उसे पहले ही वार्निंग दी थी कि ऐसी सिचुएशंस में जल्दबाजी न करे। उसने उसे हेलीकॉप्टर से लेने की योजना बनाई थी, लेकिन यहाँ वो अपने तरीके से काम कर रहा है। कैंग बस जवाब देता है कि उसे यहाँ आना पड़ा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या योजना बनाई थी। हायराम अपनी आंखें घुमाती है और उसे चुप रहने के लिए कहती है। उसे उसकी हरकतों के लिए कोई धैर्य नहीं है, फिर भी वो उसे आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार करती है। एक रेस्क्यू टीम रास्ते में है, लेकिन अभी के लिए कैंग को लड़ने और सामने आने वाली प्रॉब्लम को सोल्व करने पर कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। हायराम उस पर अपनी बफ मैजिक करती है, उसकी एबिलिटीज को बढ़ाती है। हालांकि कैंग कहता है कि उसे उसके बफ की जरूरत नहीं है। हायरम जोर देती है कि उसे बस हेल्प एक्सेप्ट करनी चाहिए। कैंग रिलक्टेंस से अग्री हो जाता है, लेकिन फिर हायरम को बताता है कि वो बच्चों को उसकी देखभाल में छोड़ रहा है। हायरम यूना से कुछ निकलता हुआ महसूस करती है और उसे भी महसूस होता है। वो इसे एक्सेप्ट करती है और कहती है कि वो सिचुएशन को समझती है। क्राकन पानी से ऊपर उठता है। इसे देखकर कैंग आगे बढ़ता है और सीधे पानी में गोता लगाता है। वो कॉन्सेंट्रेट करता है और अपनी पावर का अधिक इफेक्टिव ढंग से यूज करता है। उसका पूरा शरीर आग की लपटों से घिरा हुआ है। क्राकन अपने जायंट टेंटिकल्स से हर दिशा से हमला करता है, लेकिन कैंग बस मुस्कुराता है। टेंटिकल्स उसकी लपटों के कांटेक्ट में आने पर जल जाते हैं। उसे छूने में अनेबल कैंग क्रीचर को देखता है, चुपचाप उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाता है। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और एक ही वार से क्राकन की ओर फायर की एक माइटी वेव भेजता है। इंटेंस फायर अटैक क्रीचर को झुलसा देता है, जिससे उसके बॉडी में आग लगने पर वो पीड़ा में चिल्लाता है। कैंग अपनी फुल पावर को एक्टिव करता है, लपटें और भी तेज हो जाती हैं। अपनी सॉर्ड के एक फाइनल शार्पनिंग झूलने से क्राकन हार जाता है। जैसे ही क्रीचर जलता है, कैंग अपनी एबिलिटी को इनएक्टिव कर देता है। मॉन्स्टर को हार में गिरते हुए देखता है। नो पास में खड़ा होकर सुप्रेसिवली देखता है। वो खुशी से झूम उठता है, आखिरकार क्राकन के डाउनफॉल को देखकर। हायरम आती है और ग्रुप को चिंता न करने के लिए कहती है। वो उन दोनों पर अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करने के लिए तैयार है, लेकिन जैसे ही वो पास आती है, वो देखती है कि उनमें से कोई भी इंजर्ड नहीं है। किसी भी घाव का कोई निशान नहीं है। हायराम सोचने लगती है, ये महसूस करती है कि उसने पहले जो मैजिक देखा था, उसने पहले ही उनके घावों को भर दिया था। उसे ऐसे मिरेकल की उम्मीद नहीं थी। थोड़ा एक्साइटेड फील करते हुए वह यूना की ओर अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, नो बीच में आता है और उसे अपनी बहन को न छूने के लिए कहता है। हायरम नो के रिएक्शन से चौंक जाती है। वो उसके वर्ड्स के पीछे की डेडली इंटेंट को फील कर सकती है, और इतनी कम उम्र का होने के बावजूद उसकी ऑरा की इंटेंसिटी उसे चौंका देती है। वो सोचती है कि इतना छोटा बच्चा ऐसी डेंजरस एनर्जी कैसे रेडिएट कर सकता है। तभी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आते हैं।
हायरम जल्दी से फील करती है कि सिचुएशन अब कंट्रोल में है। वो सिर हिलाती है और कहती है कि चूंकि रेस्क्यू टीम यहाँ है, वे उन्हें हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। हॉस्पिटल में टीवी पर खबरें चल रही हैं, हाल की घटना के बारे में अपडेट दिखा रही हैं। न्यूज रिपोर्ट अनाउंसमेंट करती है कि क्राकन को हरा दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सब कुछ कंट्रोल में लग रहा है। नो खबर देख रहा है। वो यूना को देखता है जो बिस्तर पर लेटी हुई है। वो जानता है कि उसे जो थकावट महसूस हो रही है वो इसलिए है क्योंकि उसने अपने शरीर में सारी माना का यूज कर लिया है। अगर उसे माना की मेडिसिन मिल पाती तो वो ठीक हो जाती, लेकिन अभी उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। नो को राहत महसूस होती है कि कम से कम घटना में कोई मरा नहीं है। उसे खुशी है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही वो चारों ओर देखता है उसकी नजर उसके पेरेंट्स पर पड़ती है। वे हॉस्पिटल में काफी चिंतित दिखते हुए पहुंचते हैं। वे नो को घूर रहे हैं, क्लियरली सिचुएशन से परेशान है। नो उनके चेहरे देखकर डर महसूस करता है। वो जानता है कि ये उसके लिए एंड हो सकता है। उसकी माँ धीरे से पूछती है कि क्या उसे कहीं चोट लगी है, लेकिन नो जल्दी से मना कर देता है। उसके पिता फिर यूना के बारे में पूछते हैं और नो उन्हें बताता है कि यूना माना की कमी के कारण सो रही है। नो बताता है कि मेडिसिन उसे ठीक होने में मदद कर रही है। ये सुनकर उसके पिता थोड़ा राहत महसूस करते हैं, लेकिन फिर नो के पिता अपना ध्यान बदलते हैं और पूछते हैं कि नो ऐसे क्यों भागा, उसने क्यों नहीं सुना। नो को अपने स्टमक में एक लंप फील होती है, लेकिन वो बस सॉरी कहता है। जैसे ही वो वहां लेटा होता है वो सिचुएशन के बारे में सोचने लगता है। उसे अपने द्वारा किए गए विकल्पों के लिए खेद नहीं है। उसका फैमिली बच गया है और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नो अपने पेरेंट्स को देखता है जो क्लियरली परेशान और गुस्से में हैं। उनकी चिंतित मैनिफेस्टेशंस को देखकर वो अपनी सिचुएशन पर विचार करने लगता है। उसे एहसास होता है कि वे उसके एक्शंस और रिजल्ट्स के बारे में चिंतित नहीं हैं। वे बस पूछ रहे हैं कि उसने खुद को ऐसे खतरे में क्यों डाला। किसी करीबी को खोने का विचार, फैमिली जैसे किसी को खोने का विचार उसे डर से भर देता है, लेकिन वो समझता है कि उसके पेरेंट्स की चिंता रियल है। वे गहरी परवाह करते हैं और उसने पहले उनकी इमोशंस के बारे में इनफ नहीं सोचा था। भारी मन से नो रोने लगता है और उन्हें बताता है कि वो गलत था। वो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है और वादा करता है कि वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। उसे ऐसे देखकर उसकी माँ उसे कसकर गले लगा लेती है। उसकी बाहें उसे दिलासा देती हैं। उसके पिता भी जुड़ जाते हैं, उन दोनों को कसकर पकड़े हुए। वे उसे बताते हैं कि वही गलतियां दोबारा न करें। वे उसे याद दिलाते हैं कि वे उसकी कितनी परवाह करते हैं और वे उसके लिए कितने चिंतित थे। नो चुपचाप सुनता है। उसके ऊपर शांति की भावना छा जाती है। अगले दिन हॉस्पिटल में नो के पेरेंट्स डिस्चार्ज प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। वे उसे बताते हैं कि वे हॉस्पिटल में सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे और सब कुछ तय करेंगे। नो यूना के साथ रहने के लिए सहमत होता है। वो सोचता है कि उसके पेरेंट्स का उस पर भरोसा पूरी तरह टूट गया है। जैसे ही वो वहां अपने विचारों में खोया बैठा होता है, एक चॉकलेट बार उसका ध्यान आकर्षित करती है। वह उसे खोलता है और एक टुकड़ा लेता है। यह एक छोटा सा आराम लगता है और वो और अधिक चॉकलेट की तलाश करता है, खुद को विचलित करने की उम्मीद में। तभी कोई उसे एक और चॉकलेट बार देता है। नो उसे धन्यवाद देता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर देखता है वो उस आदमी को देखता है जिसने उसे चॉकलेट दी थी। ये और कोई नहीं, कैंग है। नो उसे देखकर चौंक जाता है। कैंग चॉकलेट खोल रहा है और लापरवाही से नो से पूछता है कि क्या उसे चॉकलेट कुकीज पसंद नहीं है। फिर वो उसे सीधे नो को देता है। जैसे ही नो उसे लेता है वह सोचने लगता है कि क्या कैंग वास्तव में मर रहा है या वो पूरी तरह से पागल है। वो जल्दी से तय करता है कि कैंग शायद शुरू से ही पागल रहा है। कैंग फिर नो से उसकी उम्र पूछता है। नो जवाब देता है, कहता है कि वो 6 साल का है और उसकी बहन 10 साल की है। कैंग क्यूरियस होकर नो का नाम पूछता है। नो उसे अपना नाम बताता है और कैंग सरप्राइजली रिएक्शन देता है। कैंग फिर पूछता है कि क्या नो एक एकेडमी में शामिल होने में दिलचस्पी लेगा। वह उसकी सिफारिश करने की पेशकश करता है। नो सोचने लगता है। वो सोचता है कि क्या कैंग उसे एक प्लेयर के रूप में ट्रेंड करने के लिए एकेडमी में शामिल करना चाहता है और जब वो बड़ा हो जाए तो उससे लड़ना चाहता है। वो सोचने लगता है कि क्या कैंग चुनौतियों से बाहर निकलने के बाद एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट की तलाश कर रहा है। कैंग कमरे से बाहर निकलने का फैसला करता है। बाहर निकलने से पहले वो नो को बताता है कि वो अभी भी छोटा है और उसके पास सब कुछ सोचने के लिए काफी समय है। वो नो को एश्योरेंस देता है कि वो उसका नाम याद रखेगा। इसके साथ कैंग कमरे से बाहर चला जाता है। बाहर हायरम इंतजार कर रही है। वो उसके पास आती है और बात करने लगती है। वो पूछती है कि क्या कैंग वास्तव में ऐसे ही जा रहा है। वो उसे बताती है कि पुल पर हुई घटना एक मिरेकल थी। वो कहती है कि ऐसा मिरेकल पहले कभी कोरिया में नहीं हुआ था। हालांकि कैंग को मिरेकल्स की परवाह नहीं है। वो परसेवीरेंस से कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मिरेकल था या नहीं। उसके लिए जो मायने रखता है वो ये है कि स्ट्रांग पर्सन है या नहीं। हायरम निराश होकर उसे गुस्से में बेवकूफ कहती है।
कैंग जवाब देता है कि वह बेवकूफ नहीं है और वास्तव में वो उससे ज्यादा पावरफुल है। वो उसे याद दिलाता है कि वो 12 सॉवरेन्स में से एक बन गई है, इसलिए उसे ध्यान रखना चाहिए कि वो कैसे बोलती है। कैंग उसे चेतावनी देता है कि अगर इस घटना की रिपोर्ट की जाती है तो ये पूरी दुनिया से ध्यान आकर्षित करेगी। वो हायरम को बताता है कि अगर ऐसा होता है तो यूना की नॉर्मल लाइफ बर्बाद हो जाएगा और वो फिर कभी शांति से नहीं रह पाएगी। हायरम जानती है कि वो नहीं चाहती कि उसके साथ ऐसा हो। हायरम कैंग के शब्दों से अवाक रह जाती है। कैंग उसकी रिएक्शन देखकर उसे बताता है कि अगर वो समझती है तो उसे इस मामले से दूर रहना चाहिए। फिर वो सुझाव देता है कि वे कुछ मीठा खाने के लिए पास के कैफे में चलें। हायराम उसके स्वीट की डिमांड से हैरान उसे डिस्ट्रस्ट में देखती है। वो मदद नहीं कर पाती लेकिन पूछती है कि क्या वो पागल हो गया है।